बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिल तो करता है कि जो फैसल वाडा पे जो मैंने गुफ्तगू शुरू की हुई है उसी को जारी रखूं, क्योंकि फैसल वाडा के जो हमारे अदालती निज़ाम पर कह के हैं वो आज मेरे कानों के पर्दों को फाड़ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान के अदालती जो निज़ाम है जिसका तमस्कुर उड़ाया गया है, तो उनके जो कस्टोडियंस हैं, जो हमारे मोहतरम काबिल एहतराम जजेज़ हैं, उन तक भी उनके कहकों की आवाज़ पहुँच रही होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम मौजू है वज़ीर आज़म साहब की कल की तकरीर। और मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा पे तो कल भी बात कर लूँगा, परसों कर लूँगा, क्योंकि ये टॉपिक कभी भी ये पुराना नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तकरीर जो है वो चूँकि ताज़ा बताज़ा है, और मेरा ख्याल है कि आज इस पर गुफ्तगू हो जाए, जो मुझसे ज़्यादा जामे तबसरा शायद उनकी तकरीर पे कोई और ना कर सके। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई अहलियत या खसियत ज़्यादा है, इसलिए कि मैं इमरान खान साहब को जितना मैं जानता हूँ शायद ही कोई और दूसरा कोई इतना उनको जानता होगा। तकरीर पर बात करने से पहले मुझे जो है व्हाट्सएप पे एक छोटा सा एक पोस्ट आई है। मैं उम्मीद है कि मेरा प्रोड्यूसर वो पोस्ट आपको दिखा देगा। ये हमारे दोस्त हैं, मुझे अक्सर तबसरे करते रहते हैं, मोहम्मद जान खान, सऊदी अरेबिया मक्का में होते हैं। इन्होंने पोस्ट में तकाबली जायज़ा लिया है अपोजिशन इत्तेहाद PDM का और इमरान खान अकेले का। उन्होंने कहा जी अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर जो पार्टियाँ शामिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नंबर 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नंबर 3 JUIF, नंबर 4 अवामी नेशनल पार्टी, नंबर 5 पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नंबर 6 JUP नूरानी ग्रुप, नंबर 7 कौमी वतन पार्टी मैंगल, नंबर 8 नेशनल पार्टी बदंजो ग्रुप। और ये उन्होंने मेरे ख्याल में 8 नाम भेजे हैं, शायद एक आध और भी हो। अब इमरान खान अकेला जो इत्तेहाद है उसमें कौन कौन शामिल हैं? नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट, कोई शक है? नंबर 2 PTI, ज़ाहिर है वो PTI ही तो इस सारी चीज़ को ही करता धरता है। नंबर 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। मत भूलें कि जो परवेज़ इलाही साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इमरान खान साहब की नज़रों में उनका क्या मकाम है। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, ये कैसे बनी थी, कब बनी थी और किस तरह इमरान खान के साहब के हवाले की गई। फिर MQM, ये MQM भी आपने देखा कि कैसे वो MQM पाकिस्तान, MQM लंदन में से कशीद करके इमरान खान साहब के पास भेजी गई। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो GD है सिंध में, पीर पगाड़ा साहब का। फिर अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब अली, जिसको वो अपना चपड़ासी रखने पर तैयार नहीं था। फिर एक को मिली मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल है, तहरीक लब्बैक है। फिर सबसे दिलचस्प अदालती निज़ाम और नैब है। लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि जो 12वें नंबर पे है, हुक्म का पाबंद मीडिया, ये सहूलत है। और नीचे लिखा हुआ है कि लतीफ़ा यह कि खान अकेला है, और ये इतने शब्द मत से कहेंगे कि मैं अकेला, मेरे खिलाफ ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मत भूलें कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ ये किस तरीके से पींगे बढ़ाते रहे, और इनकी वीडियो वायरल है जिसमें नवाज शरीफ साहब की 2008 या 2009 की, जिसमें नवाज शरीफ साहब की मदद सराई में उनके खिलाफ बनने वाले नैब केसेस के खिलाफ कितनी शद्द मत के साथ वो भी दिखा दिया करें। वो दिखाते हैं ना, मैंने ये बात 11 साल पहले कही थी। भाई वो 12 साल पहले बाल वाली बात ही बता दें जो आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में कही थी। मुझे इमरान खान साहब की कल तकरीर पर तबसरा करने के लिए शायद मैं आज कुछ पर्चियाँ देखता रहूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो इखलास इतना टपक रहा होता है, यहाँ से ये जगह खिंच जाती हैं, चेहरा जो उतर आता है, गिर ढल जाता है, आंखें जो खुलती हैं और कहते मेरे पाकिस्तानी हो, आपको ये बात समझ नहीं होगी। और फिर जो फरमाते रहे हैं। अब मैं ज़रा उसके ऊपर देखूं कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। ये मैं नोट इसलिए देखूंगा, ये मैंने कानूनी तकरीर से कुछ बनाए हैं। इमरान खान साहब के पास सब कुछ था, मैं तो बड़ा मशहूर आदमी था, मैं तो दौलत थी मेरे पास थी, मेरे पास शोहरत थी, मुझे किस बात की कमी थी? हजूर आपको वज़ारत उज़्मा की कमी थी। आपको अच्छी तरह मालूम है कि किसी भी स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ है, वो जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता और छोड़ चुका होता है रिटायरमेंट के बाद, तो गोशा गुमनामी में घूम जाता है।
ये वो एहसास था जो आपको सियासत में लेके आया। बाकी बातें ज़िमनी हैं, क्योंकि आप दायमी शोहरत चाहते थे, क्योंकि वो शोहरत आपकी मिट ना जाए। और वो जो आपकी ATM मशीन थी जो क्रिकेट के ज़माने में आपके ऊपर शायद की मक्खियों की तरह आपके ऊपर उन्होंने छत्ता बनाया हुआ था, उन सब ने उड़ जाना था। फिर ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब आप सियासत में आए तो क्रिकेट की शोहरत, जो दौलत, जो आपका सब कुछ थी, वो काम नहीं आई। 1997 के इलेक्शन से लेके और 2002 तक, क्यों 2008 में तो आपके लिए इलेक्शन लड़ने के हालात ही नहीं थे। आप इंतहाई तौहीन आमेज तरीके से हाथ में, आपकी जमानतें ऐसे जब्त होती थी कि किसी हलके के अंदर एक बिल्कुल एक मसखरे जो कैंडिडेट होते हैं उनसे भी कम आप वोट्स लेते रहे। ये आपकी सारी वो शोहरत और दौलत थी जो आप समझते थे। फिर आपने इस वज़ीर आज़म बनने के लिए जो मुशर्रफ साहब के साथ आपने पींगे बनाई, उसको छोड़े। आपने अब छोड़ा, किसी में सारी तफसील बताऊंगा। जनरल एहतशाम ज़मीर साहब जो कहते हैं कि वो ज़मीर की आवाज़ जो थी वो पहचान जाते थे, उनके साथ आपकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी जून 2002 में, जब आप मुशर्रफ साहब से अलहदा हुए, तो आपको पता है कि 2.5 साल उनकी खिदमत करने के बाद तो आपको पता है कि आपने किस बिना पे छोड़ा था और क्या आपकी तलख कलामी हुई थी मेजर जनरल एहतशाम ज़मीर साहब के साथ। वो सारा तारीख कैसा है, आप समझ गए थे कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा, आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा। आपको वज़ीर आज़म के लिए तो आपने फिर क्या नहीं किया। अभी जो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं? वज़ीर आज़म रहने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप वज़ीर आज़म के लिए आपने कितनी तकद्दो की, आपने सारी इज्जत कुर्बान की, आपने गलत बयानियों से काम लिया, आपने इतने बोहतान लोगों पे लगाए, झूठ बोला, आप हर एक के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ आपने इत्तेहाद किया, क्या क्या आपने जितना नहीं किए इस वज़ीर आज़म बनने के लिए। चुनांचे ये कहना कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये आपका झूठ था। फिर आप कहते हैं जी कि एक मुल्क बता दें जहां वजीर करप्शन करते हो, मुल्क तरक्की की हो। पिछली दफ़ा आपने ये बात कही थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दुनिया में दर्जनों मुल्क बता सकता हूँ, ये गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, जहाँ की करप्शन जो वजीरों की और सरबराहों की है कोई दुनिया को मैच नहीं कर सकती। फिर आप इंडिया देख लें, ये राजीव गांधी के ऊपर कितने बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस लगे, वजीरों के ऊपर तो उनकी एक पूरी दास्तान है। पूरे इंडिया के अंदर इतनी करप्शन है कि शायद कोई ना कर सके। आज इंडिया को देखे, आप भी बता रहे थे कि इंडिया कहाँ निकल गया है, इंडिया कैसे निकला है वो आपको अच्छी तरह पता है कि वहाँ की फौज जो है सरहदों पर मौजूद है, इंडिया इसलिए निकल गया है, लेकिन ये बात आप नहीं बताएंगे। फिर चीन देख लें, चीन के अंदर इतनी करप्शन थी कि उन्हें संभाल ही नहीं जाती थी। ये ठीक है कि 3-4 साल से जब शी जिनपिंग आया तो वहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ें काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत करप्शन है। लेकिन आपको मालूम है कि चीन के पास 3-4 ट्रिलियन डॉलर कैश पड़ा है, 16-17 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, ये पहले ही बता चुका हूँ। आपको पता है कि वहाँ पर क्या है। नाइजीरिया देखें, जो वसाइल के लिहाज से सऊदी अरब से कम नहीं होगा, ऑयल रिच रिसोर्सेज के साथ, लेकिन तबाह हाल मुल्क है। क्यों? कि वहाँ पे सियासी अदम इस्तेकाम है। करप्शन ने नहीं तबाह किया, करप्शन दिन मुल्कों में तबाह कर देती। ये आपका दूसरा सबक। तीसरा फरमा रहे हैं कि FATF में बड़े आराम से ऐसा कह दिया पिछली हुकूमत ने डाला था। नो, पिछली हुकूमत ने 2015 में आपको निकलवाया था, 2014 में आते ही। हाँ, आपके आने से चंद हफ्ते पहले आपके आने के ऊपर उन्होंने दोबारा FATF में डाल दिया है। ये कामाई आप लोगों की अपनी है, और जो आए थे आपसे पहले वो भी आप ही की एक वो जो कहें शुरुआत थी, क्योंकि जिन लोगों ने उनको लाए उसी में से तो फिर आपका ये बच्चा निकला था। जो RTS वाला इलेक्शन हुआ था 2018 का डाका पड़ा था, इसलिए ये बात भी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। फिर फरमा रहे हैं, अब गोलमोल बातें कर रहे हैं कि ऑपोजिशन FATF के बिल के ऊपर हमें ब्लैकमेल करना चाहती थी। नहीं, बिल्कुल झूठ ना बोले। एक कंपोजिट पैकेज था जिसमें बहुत सारे बिल से बात हो रही थी। नैब का बिल ले था, डिस्कस हो रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आप ऐसे कानून इंट्रोड्यूस कराने चाहते थे जो कि जिसमें जैसे नैब के काले कानून हैं, ताकि आप लोगों को उसी तरह अंदर कर सकें, घराना सनालों को उठा लें, खजासों को उठा लें। ये मैं फिर बताऊंगा आपको कि जो आप कहते हैं ताकतवर पे हाथ नहीं डाल सकते, फिर उसकी भी आपकी अपनी तौजीह, अपनी तशरीह है। तो इन हालात में आपने जब वो बिल आया तो आप लहरा रहे हो, तो आप ये झूठ बोल रहे हो। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर फरमा रहे हैं कि जी 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से हो रही है या होती थी।
तो आप बता दें 3 साल से आए हैं, वो 30 अरब डॉलर आपने बचा लिए हैं, बिल भी आपने मंजूर करवा लिए हैं, वो 3 अरब डॉलर बच रहे हैं। चुनाचे ये आंखों में धूल झोंकने के लिए। ये दूसरी बात है जो गलत बात की, किसी गलत फहमी का शिकार ना रहें। FATF से नवाज शरीफ ने आपको निकलवाया, चुनाचे लोगों को फिर आपने झूठ बनाने की बताने की कोशिश की, क्योंकि आपने बहुत थ्रू आउट आपने कल आपको खुद नहीं पता था कि आपने कितना कल झूठ बोल के तो आखिर में आपने कहाँ पहुँचना है। फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपने ताबड़तोड़ हमले। भाई ये वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसने फैसल बॉर्डर को बचा रखा है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने RTS का निज़ाम चलाया था, ये वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसने अकबर बाबर केस 7 साल से दबाया हुआ है। इस इलेक्शन कमीशन से आपकी शिकायत तो बनती नहीं है। इस इलेक्शन कमीशन ने अगर एक सहूलत आपको वक्ती तौर पर ली है तो उसकी कुछ और वजूहत हैं, शायद मैं उसके लिए भी मेरे पास टाइम बचे कि क्यों आपको और डस्का के इलेक्शन में क्यों, और इसमें सेनेट में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्यों ये आपसे वक्ती तौर पर सहूलत वापस ले ली गई है, वो इलेक्शन कमीशन की या सुप्रीम कोर्ट की या सारों की। क्योंकि हमारे यहाँ ये निज़ाम किसी को, हर एक को पता है कि ये अदालती निज़ाम हो हमारा, या इलेक्शन कमीशन का निज़ाम हो, या नैब का निज़ाम हो, या बाकी इदारों का निज़ाम हो, ये ख़ास एक जिसको कहना चाहिए कि ख़ास तरीके से ऑर्केस्ट्रेट हो रहे हैं। एक इनकी पूरी हिस्ट्री चल रही है, ये उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। और आपको ये सहूलत मुझे से दी हर एक तरह की, हर एक तरह की। फिर आपने इलेक्शन कमीशन में चार्जशीट किया, आपको ये नहीं पता कि आप नहीं कर सकते थे, उनके पास हाई कोर्ट की पावर है। ये मुझे ठीक है कि मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन आज मीटिंग भी कर रहा है और उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ताकतवर के ऊपर कहाँ हाथ नहीं डाला जा सकता। और आप उस वक्त ताकतवर हैं जब आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट साथ है। मसलन कल जब जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब आपके पास आए तो मेरा नहीं ख्याल को आना चाहिए था। पाकिस्तान के अब अमूमी हालात इस चीज़ को मुतहम्मल नहीं हो सकते कि चीज़ें इस तरह आएँ। लेकिन क्या ज़माना था कि हम नाम नहीं ले सकते थे, क्या ज़माना था कि मुबारक सलामत हो रही थी, क्या ज़माना है कि कल की फुटेज भी नहीं दी गई ताकि ये ना हो सके कि बॉडी लैंग्वेज से लोगों को पढ़ने की कोशिश ना करें। ISPR ने कोई फुटेज नहीं दी, हमेशा रिलीज होती है फुटेज किसी न किसी तरीके से। तो इनको कल इनका जाना बनता नहीं था सेनेट इलेक्शन अगले दिन, लेकिन वो ज़ाहिर है कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, हो सकता है उसमें वो आपको कामयाबी बना देंगे, फिर भी एक और आपको तरीकाकार बता देंगे। जितना मर्जी कर लें, जितनी चलाकियाँ मर्जी आप लोग कर लें, नवाज शरीफ साहब की कल की तकरीर उनके पुराने बयानी का आदा था। मरीम नवाज साहब की कल की तकरीर नवाज शरीफ साहब के बयानी की एंडोर्समेंट थी। मेरा ख्याल है कि वो 2 तकरीरें मैं रख दूँ तो आपकी तकरीर करने से पहले उस तकरीर का जवाब नवाज शरीफ साहब की तकरीर में और मरीम नवाज साहब की तकरीर में आ गया, और ये बात उनको ही पता चल गई है। और जिन लोगों को, जो लोग डरपोक थे, बुज़दिल थे, और जो लोग सेलेक्शन हाथ में खेल रहे थे, वो जो पीछे हट रहे थे, उनको भी आगाह हो गया है कि ये शायद उनकी तकरीरों का एजाज था। परसों सेनेट के इलेक्शन में गिलानी साहब इलेक्ट हो गए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अरसे के लिए अपने आप को अलहदा किया और इमरान खान साहब को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया। उसमें 2 चीज़ें और भी निकली कि इमरान साहब को जब अपने हाल पे छोड़ा तो देख लिया उनका हाल कि आज बेहाल नज़र आते हैं। कल बैठे जब तकरीर कर फरमा रहे थे तो कानों से धुएँ और बिल्कुल अजीब गरीब बेरब्त गुफ्तगू, बेढंगी गुफ्तगू, खुद पसंदी, खुद सताई, अपनी तारीफ़ें आप पल बनते हुए कि मैं जब था तो मैं ये करता था, मैंने बता दिया कि आप क्या करते थे, आपके बाद आपका क्या होने वाला था, क्या हो चुका था। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ी ना चढ़ते तो 2002 के अंदर भी आपको अपना नतीजा पता है, और 1997 में भी आपको अपनी मकबूलियत जो आप कैश कराने आए थे वो 1997 के रिजल्ट निकाल लें, ये आपकी मकबूलियत थी, ये आपका कैश था। असल मसला तो एक और भी था जो पत्नी एस्टेब्लिशमेंट ने अभी डिस्कस नहीं किया होगा, ना कर सकते हैं, हालात बड़े दगड़दू हो गए हैं। वो ये था कि शेख जो पहुंचे मैशर में आम माल नदारत, जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत, जिस बुनियादों पे इमरान खान साहब को खड़ा किया गया था, उन बुनियादों में इमरान खान साहब जो थे उस चीज़ के अंदर फारग निकले। वो कौन सी बात इन्होंने आज तक की है जो इनकी काम से मुताबिक रखती है? कोई इनका एक कॉल बता दे जो इनके फेल से मुताबिक रखता है। इनके कॉल और फेल में जितना तजाद आपको नजर आएगा, और उनको वो समझते हैं कि लोगों का
याददाश्त नहीं है, या कुछ लोग जो इन्होंने चूंकि नफरत के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और वो हर बात सच समझ बैठते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, हर एक को गालियां दे रहे होते हैं जिसके खिलाफ थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि इन्होंने नफरत के ऊपर इकट्ठे किया। और ये लोग अब एस्टेब्लिशमेंट को जब गालियां देंगे, इनको पता चल जाएगा कि कितनी जिसको कहना चाहिए गलीज जुबान ये जब इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान साहब का जो तजाद था वो इनका यहाँ तक कल की तकरीर में फिर कहते हैं जी कि NRO, ये तो NRO तो लगता है कि इनको कोई ज़हनी तौर पे कोई खलल आ चुका है, वो कोई अपने चूंकि खुद फ्रेबी का भी शिकार है, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हेलुसिनेशन के शिकार है। NRO भाई आपको शायद एस्टेब्लिशमेंट नहीं बताया कि ये चीज़ें जो है ना इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने देख लिया है 3 साल के दौर की करप्शन और आपकी 5 साल की KP की करप्शन, और नवाज शरीफ के दौर में एक स्कैंडल बता दें, पिछले 5 साल गुजरे गए, एक स्कैंडल बता दें, आप अपने 5 साल दिखा लें, फिर इकॉनमी को मिला लें, कर्जों को मिला लें, IMF को मिला लें, कोई चीज़ है जो उनके साथ मिला लें आप, एक चीज़ महंगाई को मिला लें, 5 साल गुजरे हैं ना, एक पहले दिन से लेके आज तक जितने आपके 3 साल होने को हैं, इन सबको एक कर को मिलाएं, आप देखेंगे कि आपको साफ पता चल जाएगा कि वो क्या नामा है माला, ये क्या नामा है माला है। मैंने वेस्ट देखा है, मैंने फलाना देखा, मगरिब मैंने देखा है, जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। जमहूरियत का दर्स आप किसको दे रहे हैं, किस बना पे दे रहे हैं? ये जमहूरियत आपको उसको याद नहीं आई थी जब आसिफ जरदारी के साथ मिलकर आप 2016 में एक जमहूरी हुकूमत की बेखूनी में लगे हुए थे? ये जमहूरियत आपको उसको याद नहीं आई थी जब रातों रात बलूचिस्तान में बाप पार्टी बन गई थी और मुस्लिम लीग की हुकूमत तोड़ के आपने माँ बाप से एक नया बच्चा पैदा कर लिया? ये जमहूरियत उसको याद नहीं थी जब नवाज शरीफ से टिकट वापस ले लिए, उनके सेनेटर से भी और उनके ज़िमनी इंतखाब लड़ने वालों से भी, कि वो शेर के शाह में नहीं लड़ सकते? जमहूरियत उसको याद नहीं थी जब 2018 में डाका डाला जा रहा था? ये जमहूरियत अब उसको याद नहीं रही थी जब आप जनूबी इत्तेहाद की पार्टी को अपने अंदर जम कर रहे थे बना के? वो किन्होंने बनाई थी, कैसे जम हुई? आप अकेले हैं, ये तो उसमें जिक्र ही नहीं है उस लिस्ट में। ये जमहूरियत अब उस वक्त याद नहीं आई जब आप सेनेट का इलेक्शन जो है चुरा रहे थे? ये जमहूरियत उसको याद नहीं है जब डस्के का इलेक्शन के आप बैलेट बॉक्स उठा के लेके जा रहे थे? ये जमहूरियत आपको आज याद आई है? चलो बड़े बने और कह दें कि इलेक्शन आ रहा है चंद दिनों में सेनेट के चेयरमैन का, क्या मैं ओपन बैलेट के साथ कराऊंगा, और फिर देख लें कि कौन कहाँ खड़ा है। उनकी मेजॉरिटी है, उनको सेनेट का चेयरमैन बन गया तो समझे कि आपको ये बाकी आप खुल से दिल से आप तौबा ताइब हो गए हैं। ये आपकी टोटल हालात और टोटल औकात हैं। आप बात कर रहे हैं हैरत तकब्बर की कह लें, मायूसी कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, जो कल आपकी तकरीर से में अजां थी, उमड़ बहर आ रही थी, मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे अपोजिशन में चला जाऊंगा। भाई आप खुदा हैं, आप कैसे छोड़ें? आप कर क्या सकते हैं? पहले किसी का क्या बिगाड़ लिया है और फिर आप किस बिहार पे नहीं छोड़ेंगे? आप मॉरल ग्राउंड आपके पास क्या होगा? आप किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप एस्टेब्लिशमेंट जिनके खिलाफ अगर आपको समझ आएगी वो आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ कोई स्टैंड लेते हैं, आप उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये होती है फ्रस्ट्रेशन चंद दिनों के लिए, जो बंदा कहता है कि मैं कर लूंगा। अब आप उन्हीं से आप वोट ले रहे हो, 16 बंदे, अब आपको पता चल गया कि वो बिक गए हैं, तो उनसे वोट लेने का क्या फायदा? एक ही चीज थी कि आपको इस्तीफा देना चाहिए था। ये वो आखिरी चीज है जो आप किसी एक इखलाकी कदर का आप जो है शायद इससे कोई जवाब पैदा कर लेते, इसी से ही शायद आप अगला निज़ाम चला सकते। मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने जो काम आपने किए हैं, आपने आपके अंदर जो करप्शन आपके अंदर हुई है, आमिर कैनी साहब को जेल में जाना चाहिए था। आपके वजीर तिजारत जो है वो मोहम्मद डैम के ठेकेदार हैं। मियाँ वाली में आपने 130 रुपये के ठेके दिए और उसी जगह पे आपकी कौमी क़यादत ने ठेके ले रखे हैं। कोई एक चीज़ बता दें जिसमें आप को अपने आप को कोई इखलाकी तौर पे, जमहूरी इखलाक के तौर पे, आपकी करप्शन के लिहाज से आप ज़रा को फ़र्क नज़र आए, किसी तरीके से फ़र्क नज़र आए कि आपकी चिकनी चिकनी बातें और वो जो घिसी पिटी पिछले 16 साल से एक ही जगह पे आपकी छुई अटकी हुई है और समझते हैं कि ये आपको फ़ायदा देगी। मैं छोड़ूंगा नहीं। अब किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर आप 16 वोट्स जाने के बाद आप इस्तीफा दे देते तो यकीन जानो कि एक चीज़ थी कि आपकी कम से कम एक इखलाकी कदर सामने आ जाती।
अब आप उन्हीं लोगों से वोट्स लेना चाहते हैं जो कल आगे जाके लेंगे, वो आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन मैं बता चुका हूं कि आप और आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट दोनों मिलके भी चले, पाकिस्तान नहीं चलता आप लोगों से। अभी तो बुजदार की जगह उन्होंने परवेज इलाही साहब को भी ट्राई करना है। पंजाब के अंदर की पीपल्स पार्टी जो है उसका टोटल एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक हैंड इन ग्लव है, और उनका ख्याल है कि अगले निज़ाम के अंदर वो हिस्सा बन जाएगी, बन भी जाएगी। ये सारे असूल आपको सामने इनके नजर आ जाएंगे। इक़्तिदार इमरान खान साहब ने छोड़ना होता तो परसों छोड़ चुके होते। वो जो खास कर उनके वजीर जो बैठे थे, जिनके मुंह से झाग निकली थी, कानों से धुएं कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, ये भी एक कैमरा ट्रिक है। इनका ख्याल है कि 6 महीने शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना आ सके, इसके बारे में कानूनी माहिरीन गिराया आ सकते हैं कि आ सकते हैं ये नहीं, और इनको 6 महीने और मिल जाएंगे। अगर 6 महीने की एक्सटेंशन आपने उसी तरह लेनी है जिस तरीके से हमारे बाकी इदारों के सरबराह ले रहे हैं और इस पर गुजारा करना है, तो मेरा ख्याल है कि इस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही। मौका आपके पास एक ही था कि आप मुस्तफ़ी हो जाते और अपनी थोड़ी ही साख बचा जाते। इमरान खान, आपने वो मौका गंवा दिया है। पाकिस्तान जो है पहले से ज़्यादा सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार होगा, और पाकिस्तान जो है पहले से ज़्यादा पुरखतर हालात की तरफ गामजन हो रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।